रासायनिक अभिक्रिया। कल अपने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन के बारे में। रासायनिक परिवर्तन इसमें आपने क्या देखा कि जब रासायनिक परिवर्तन हो रहे थे उसमें एक नया पदार्थ बन रहा था। अब एक जो नया पदार्थ बन रहा है, इस नए पदार्थ के बनने का जो प्रक्रम होता है, यानी किस प्रकार से नया पदार्थ बन रहा है। नया पदार्थ एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। उस प्रक्रम को ही क्या कहा जाता है, आपका रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। उसी को क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे अपना था C+O2 CO2, तो इन पदार्थों की क्रिया से एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। इस नए पदार्थ का बनने की जो क्रिया यहाँ पर है, उस क्रिया को क्या कहा जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाएगा। और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आपका था Zn प्लस तनु H2SO4, ये ZnSO4 प्लस H2। तो इस प्रक्रिया से भी यहाँ नए पदार्थ बन रहे हैं, दो पदार्थ बन रहे हैं। इन नए पदार्थों के बनने की जो प्रक्रम है वही आपकी क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इस रासायनिक अभिक्रिया में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर इसके दो भाग हैं। एक वो भाग है जो अभिक्रिया को प्रारंभ कर रहा है, और एक वो भाग है जो नए पदार्थ के रूप में बना है। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य रूप से इसके दो भाग हो जाते हैं, एक उसका बायां भाग और एक उसका दाहिना भाग। जो रासायनिक अभिक्रिया आपकी होगी, उस रासायनिक अभिक्रिया का जो बायां भाग है वह कहलाता है क्रियाकारक। क्रियाकारक, या इसको क्या कह देते हैं, अभिकारक। अब जो नए पदार्थ यहाँ बन रहे हैं, इन नए पदार्थों को कहा जाता है क्रियाफल। क्रियाफल, ये इसका दूसरा नाम क्या होता है, उत्पाद होता है। जो भी आपकी प्रोसेस होगी, प्रक्रम होगा, उस प्रक्रम में अभिक्रिया की शुरुआत करने वाले क्रियाकारक कहलाएंगे और नए बनने वाले जो पदार्थ हैं वो क्रियाफल कहलाएंगे। तो ये आपकी क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कि रासायनिक परिवर्तन से नया पदार्थ का बनना और नए पदार्थ के बनने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसके दो भाग हो जाते हैं, एक उसके कौन सा, क्रियाकारक का, जो रासायनिक प्रक्रम को प्रारंभ करते हैं, रासायनिक प्रक्रम को प्रारंभ करते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, क्रियाकारक का कहलाएगा। और जो नए पदार्थ बन रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, क्रियाफल कहलाएंगे। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा नोट करते हैं। तो दोस्तों, इसकी नई परिभाषा क्या बन गई, रासायनिक अभिक्रिया की। क्या कहेंगे कि रासायनिक परिवर्तनों के दौरान होने वाले प्रक्रम जिसमें एक या एक से अधिक पूर्णतः नए पदार्थ का बनना क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। रासायनिक समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है। इसके कितने भाग हो गए आपके, दो भाग हो गए। कौन कौन से,
एक किसका कहलाएगा, क्रिया कारक का कहलाएगा, एक किसका कहलाएगा, क्रियाफल का कहलाएगा। ठीक है, क्रिया कारक यहाँ कौन से होंगे आपके, जो क्रिया को प्रारंभ कर रहे हैं या जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, कि जिन पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है वो क्या कहलाएंगे, आपके क्रियाकारक कहलाएंगे। और क्रियाफल की जो रासायनिक परिवर्तन से नए पदार्थ बनते हैं, क्या कह सकते हैं, बनने वाले नए पदार्थ। अब नए पदार्थ कहाँ बन रहे हैं यहाँ पर, जब आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें जो नए पदार्थ बन रहे हैं वो कौन से कहलाएंगे, क्रियाफल के कहलाएंगे। एग्जाम्पल आपका Zn प्लस तनु H2SO4 क्रिया करता है आपका ZnSO4 प्लस H2, N2 प्लस 3H2 क्रिया करता है 2NH3। तो ये जो भाग है, ये वाला भाग क्रिया कारक का कहलाएगा, ये वाला भाग आपका क्रियाफल का कहलाएगा। तो ये कौन सा है, क्रिया कारक, और ये वाला भाग किसका है, क्रियाफल का भाग। तो दोस्तों अपन जो क्रिया कारक हैं वो सदैव बाईं ओर लिखेंगे और जो क्रियाफल हैं उनको सदैव कहाँ लिखा जाएगा, दाईं ओर लिखा जाएगा। चलिए आगे। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया को अपन एक तो शाब्दिक रूप में इसको बोल के बताते हैं और दूसरा इसको हम संकेत रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने का दो प्रकार के तरीके हैं। एक है शाब्दिक के रूप में और दूसरी जो आपकी आती है वो रासायनिक समीकरण के रूप में। यानी जैसे अभी था आपका कि Zn प्लस तनु H2SO4 क्रिया करता है और ZnSO4 प्लस H2 बनाता है। यदि इस चीज को मैं इस प्रकार से कहूं कि जिंक धातु की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाएंगे, तो ऐसा करवाने पर जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये तो हो गई शाब्दिक रूप में। इस प्रकार से यदि हम लिखेंगे किसी समीकरण को बताएंगे तो काफी लंबी चौड़ी हो जाती है। अब इसको शब्दों के रूप में लिख दूं तो यहाँ क्या लिख सकता हूं मैं, जिंक प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पर क्या लिखूंगा कि जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी को मैं ये लिख दूं, इसके ऊपर लिखा है कि Zn प्लस H2SO4 और ये ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पर दो रूप में हमने इसको लिखा, यहाँ शब्दों के रूप में लिखा है, यहाँ उसको संकेत के रूप में लिखा है। तो जो भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया होगी, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक कौन सी, शब्द समीकरण के रूप में, किस रूप में, शब्द समीकरण के रूप में जो हमने यहाँ पर लिखा है। दूसरा उसके संकेत या प्रतीक रूप में, संकेत के रूप में लिख रहा है, तो इसको कहा जाता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, एक शब्द समीकरण आपकी, दूसरी रासायनिक समीकरण।
सब समीकरण का मतलब कि जो क्रिया हो रही थी या प्रक्रिया हो रही थी उस प्रक्रिया को शब्दों के रूप में लिखना, तब तो क्या कहलाता है, सब समीकरण कहलाता है। और उसी प्रक्रम को यदि आप उसके संकेत या प्रतीक रूप में लिख देते हो तब वो क्या बन जाती है, आपकी रासायनिक समीकरण बन जाती है। तो अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण के बारे में कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, किस प्रकार से इसको लिखा जाता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपका है रासायनिक समीकरण। तो हम इसकी परिभाषा क्या देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले प्रक्रम को संकेतों या प्रतीकों के रूप में लिखा जाए, प्रतीकों के रूप में लिखा जाए, क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। एग्जाम्पल लिख सकते हो, N2 प्लस 3H2 क्रिया करके 2NH3 बना रही है। C प्लस O2 CO2 बना रहा है। H2 प्लस O2 H2O बना रहा है। इसी प्रकार से CaCO3 CaO प्लस CO2 बना रहा है। तो जो अभिक्रिया थी उस अभिक्रियाओं को हमने यहाँ पर किस रूप में लिख दिया, संकेत या प्रतीक रूप में लिख दिया। तो ये सभी आपकी क्या कहलाती हैं, रासायनिक समीकरण कहलाती हैं। क्या कहलाएंगे, रासायनिक समीकरण। तो एक बार दोबारा देख लीजिए कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान होने वाले प्रक्रम को संकेतों या प्रतीकों के रूप में लिखा जाए तो आपको क्या बन जाती है, रासायनिक समीकरण बन जाती है। लिखा जाए तो आपकी वो क्या हो जाएगी, रासायनिक समीकरण हो जाएगी। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, और भी अपने दैनिक जीवन बहुत सारे उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को भी आप नोट कर सकते हो। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसको आप नोट कर सकते हो, या फिर आपका जो भोजन का पाचन है उसकी क्रिया है उसको आप लिखकर प्रदर्शित कर सकते हो। ये हुआ अपना रासायनिक समीकरण। अब ये जो चीज रासायनिक समीकरण है उसको लिखा कैसे जाता है, तो रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका, कि वो कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा रासायनिक समीकरण को लिखा जाए। यानी आपने जो रासायनिक समीकरण लिखे उसको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाए या लिखा जाए। तो क्या है, रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका, कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है या इसके नियम क्या है, तरीका कह सकते हो या क्या कह सकते हो, इसके नियम कह सकते हो कि क्या क्या नियम है, कौन से नियम है जिस नियमों के आधार पर हम रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो दोस्तों पहला इसका नियम है रासायनिक समीकरण लिखने का कि जो भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया थी, रासायनिक अभिक्रिया के दो हमने भाग किए थे, रासायनिक दो अभिक्रिया थी इसके दो भाग किए थे। पहला भाग कौन सा था, क्रिया कारक का, दूसरा कौन सा था,
क्रियाफल का। जो भी आपके रासायनिक समीकरण है या तो अभिक्रिया, उसके दो भाग किए थे, क्रिया कारक और क्रियाफल का। जब भी हम यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए इन क्रिया कारक और क्रियाफल दोनों को अलग अलग रूप से लिखा जाएगा। अभिक्रिया जो भी आप लिखोगे या रासायनिक समीकरण लिखोगे, उस समीकरण के जो बायां भाग है उस बाएं भाग में सदैव आप क्रिया कारक को लिखोगे और दाहिने भाग में सदैव किसको लिखा जाएगा, क्रियाफल को लिखा जाएगा। तो पहला रूल क्या कहता है कि समीकरण के बाएं भाग में किसको लिखा जाता है, क्रिया कारक लिखते हैं। जबकि इसका जो दायां भाग है, दाएं भाग में क्रियाफल को लिखा जाता है, क्रियाफल को लिखा जाता है। जैसे अभी उदाहरण लिखा था, CaCO3 क्रिया करता है CaO प्लस का CO2, या Zn प्लस तनु H2SO4 क्रिया करके ZnSO4 प्लस H2। तो इसका ये जो भाग है, इधर वाला भाग, बायां भाग है, ये वाला जो भाग है वो आपका कौन सा कहलाएगा, क्रिया कारक का कहलाएगा। क्रिया कारकों ने क्रिया की, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ आपको एक नया पदार्थ मिल रहा है। ये जो नए भाग हैं, पदार्थ हैं, ये जो भाग है, इस भाग को क्या कहा जाएगा, क्रियाफल कहा जाएगा। तो पहला नियम तो याद रखना कि बाएं भाग में सदैव किसको लिखा जाएगा, क्रिया कारक को लिखा जाएगा, और जबकि दाएं भाग में किसको लिखा जाएगा, क्रियाफल को लिखा जाएगा। दूसरा नियम आपका कहता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो क्रिया कारक और क्रियाफल हैं उनको एक साथ नहीं लिखते हैं, उनको अलग अलग लिखते हैं। और अलग अलग लिखने के लिए उन दोनों के बीच में या तीर का निशान लगा देते हैं या फिर बरोबर का निशान लगा देते हैं। जैसे आपका है N2 प्लस 3H2, ये आपका कौन सा हो गया, क्रिया कारक का हो गया। इन्होंने क्रिया की है तो यहाँ पर बनेगा नया पदार्थ 2NH3 बना है। तो ये जो क्रिया कारक और दूसरा जो क्रियाफल है, दोनों को अलग अलग दर्शाने के लिए बीच में हमने किसका निशान लगा दिया है, तीर का निशान लगा दिया है। यदि आप तीर का निशान नहीं लगाना चाहते हो तो उसके स्थान पर इस चिन्ह को भी काम में लिया जाता है। तो दूसरा नियम क्या कहेगा कि क्रिया कारक और क्रियाफल को अलग अलग दर्शाने के लिए दोनों के बीच में या तो तीर का निशान लगाएंगे या कौन सा लगाते हैं, बरोबर का निशान लगाते हैं। तीसरा नियम कहता है कि जब अभिक्रिया में क्रिया कारक और क्रियाफलों की संख्या यदि 2 या 2 से अधिक है तो उस स्थिति में इन दोनों के बीच में, चाहे वो क्रिया कारक का भाग हो चाहे क्रियाफल का भाग हो, उनके बीच में प्लस का निशान लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि N2 प्लस 3H2 दो आपके क्रिया कारक थे, दोनों को अलग अलग दर्शाने के लिए हमने क्या लगाया है, प्लस का निशान लगाया है। इसी प्रकार से और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 2KClO3, इसको आप गर्म करोगे तो क्या बनेगा, 2KCl प्लस 3O2 बन रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि उत्पादों की संख्या 2 है, तो इनको अलग अलग दर्शाने के लिए अपने क्या काम में लिया, बीच में प्लस का निशान काम में लिया है। यदि आपने इसको यूँ लिख दिया कि 2KClO3 क्रिया की है 2KCl3O2, तो ये समीकरण आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। दोनों को, जितने भी आपके क्रिया कारक हैं या क्रियाफल हैं, उनको अलग अलग लिखना है और अलग अलग लिखने के लिए दोनों के बीच में आपको क्या लगाना है, प्लस का निशान लगाना है। ये आपका दूसरा नियम।
अगले नियम के आधार पर अपन क्या कह सकते हैं कि जो भी आपकी रासायनिक समीकरण है उस समीकरण में बनने वाली यदि कोई गैसीय पदार्थ है या कोई अवक्षेपी पदार्थ बन रहा है, तो गैसीय पदार्थ बन रहा है तो उसको तीर के निशान के रूप के ऊपर लिखा जाता है, और कोई अवक्षेप बन रहा है तो उसको तीर के निशान के द्वारा नीचे की ओर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल के द्वारा आपको समझा रहा हूँ कि उदाहरण अपना चल रहा था कि Zn प्लस तनु H2SO4 क्रिया करता है ZnSO4 प्लस H2। तो उपरोक्त जो ये अभिक्रिया है उस अभिक्रिया में यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन गैस बन रही है। इस हाइड्रोजन गैस को दर्शाने के लिए इसके पास में यहाँ पर क्या लगा देते हैं, तीर का निशान ऊपर की ओर लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अभिक्रिया थी उसमें कोई एक गैसीय पदार्थ बन रहा है, और गैसीय पदार्थ वो कौन सा है, ये वाला गैसीय पदार्थ है। इसी प्रकार से तो अभिक्रिया होने के लिए जो आवश्यक कंडीशन होती हैं या जो परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों को तीर के निशान के ऊपर लगाया जाता है। छठा रूल क्या है कि जो परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों में अभिक्रिया हो रही है, उन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, तीर के निशान के ऊपर लगा देते हैं। जैसे आपका वो परिस्थितियां ताप हो सकती है, या वायुमंडलीय दाब हो सकता है, या फिर आपका कोई अभिकर्मक हो सकता है, उत्प्रेरक हो सकता है। जो भी पदार्थ हैं उन पदार्थों को तीर के निशान के ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे आपका है, जैसे सामान्य सा उदाहरण आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होगी तो उसमें अपन क्या करते हैं, CO2 प्लस H2O। इसके लिए जो कंडीशन होती है वो आपको क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, साथ में क्या चाहिए, परान्हरित चाहिए। तो ये इसकी कंडीशन हो गई। तो इस कंडीशन को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे तीर के निशान के ऊपर उनको दर्शाया जाता है। तो क्या बन गया आपका C6H12O6 प्लस 6O2। संतुलित कर दो, आपका ये 6 हो गया, 6, ये आपका 6 हो गया। तो इस प्रकार से जो भी कंडीशन है उस कंडीशन को रासायनिक समीकरण के ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे आपका था CaCO3, तो यहाँ पर मैंने ये 3 लगाया ऊपर, इसका मतलब इसको अपन क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो ये इसकी एक कंडीशन हो गई, टेम्परेचर इसका जो जितना चाहिए वो कंडीशन हो गई। तो इस प्रकार से उस अभिक्रिया की कंडीशन को दर्शाने के लिए ऊपर तीर का निशान लगा दिया जाता है। आगे अपन क्या कह सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो पदार्थ आपके जो भी हैं, यौगिक जो बन रहे हैं, उन पदार्थों को जब हम लिख रहे हैं और लिखते समय उन पदार्थों की अवस्थाएं जो हैं उन अवस्थाओं को साथ में नोट कर दिया जाता है। यानी आपका कोई अणु हो सकता है, यौगिक हो सकता है, उसमें भाग लेने वाले जो यूं कह सकते हैं भाग लेने वाले क्रियाकारक और क्रियाफल है, उनकी अवस्थाओं को नोट कर दिया जाता है। यदि वो आपका ठोस अवस्था में है तो संकेत रूप में हम क्या काम में लेते हैं, S काम में लेंगे। यदि वो द्रव अवस्था में है तो L काम में लेंगे। गैसीय अवस्था में है तो उसमें G काम में लिया जाएगा। यदि जलीय विलयन के रूप में आप ले रहे हो अभिकारक या बनने वाला उत्पाद, तो उसमें उसको aqueous के रूप में लिखा जाता है। तो क्रियाकारक और क्रियाफल की जो भौतिक अवस्थाएं हैं उन भौतिक अवस्थाओं को भी उनके साथ में लिख दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल आपका N2 प्लस 3H2 क्रिया करके 2NH3 बना रहे हैं। तो यहाँ पर N2 किस अवस्था में आपकी गैसीय अवस्था में है, हाइड्रोजन है वो भी किस अवस्था में है,
गैसीय अवस्था में NH3 बन रही है, वो भी किस अवस्था में बन रही है, गैसीय अवस्था में। तो उस गैसीय अवस्था को उनके नीचे यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया जाता है। यदि किसी अभिक्रिया में आपका कोई सॉलिड है, ठोस पदार्थ है, तो उसको भी अपन इसी रूप में लिख दिया जाता है। अगली जो रासायनिक समीकरण हम लिख रहे हैं, उसके लिए आपको जरूरी है कि रासायनिक समीकरण हमेशा संतुलित रासायनिक समीकरण लिखी जाती है। क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण जो है वह संतुलित रासायनिक समीकरण लिखते हैं, यानी समीकरण को संतुलित रूप में लिखा जाता है। वो संतुलित करने के लिए जो भी आपके अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया का जो मूल अणु है या जो आपका यौगिक है, उसके सूत्र को चेंज नहीं किया जाता है। तो अभिक्रिया किस रूप में लिखते हैं, रासायनिक समीकरण के रूप में। और इसके लिए क्या कहते हैं कि मूल जो संरचना है, यौगिक है, उसके सूत्र को चेंज नहीं करते हैं। अब बात यह आती है कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित रूप में क्यों लिखते हैं। तो संतुलित रूप में लिखने का जो कारण है वह आपका है कि जो भी रासायनिक समीकरण होगी या रासायनिक अभिक्रिया जो होगी, वो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है। रासायनिक समीकरण को किस रूप में लिखा जाता है, संतुलित रूप में। क्यों लिखते हैं, इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि जो भी आपकी अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया जो भी होगी वो क्या करती है, द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है। और उसका पालन करने के कारण अभिक्रिया को संतुलित समीकरण के रूप में लिखा जाता है। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, उसको मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। जैसे आपके पास है CaCO3, इसको आपने गर्म किया, गर्म करने पर CaO प्लस का CO2 बना है। तो इसमें अभिक्रिया के प्रारंभिक जो पदार्थ हैं उनका द्रव्यमान और बनने वाले जो नए पदार्थ हैं उनका द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान नियत रहता है, एक समान रहता है। तो वो आपका क्या कहलाएगा, द्रव्यमान संरक्षण नियम कहलाएगा। जैसे जो कैल्शियम है, कैल्शियम का यहाँ पर द्रव्यमान कितना 40 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन कितना, एक अणु का 16 होता है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 × 16। इधर अपन देखें कैल्शियम का 40 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस कार्बन का कितना 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा 2 × 16। इसको आप सरल करो, कितना आता है इसका टोटल 100, इसका कितना आता है टोटल 100। तो जो प्रारंभिक पदार्थ और जो नए बनने वाले पदार्थ हैं उनका जो कुल द्रव्यमान है वो नियत रहता है, एक समान रहता है। तो इस नियम के कारण या इस आधार पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो अपन कह सकते हैं कि जो भी रासायनिक समीकरण है वो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती हैं और उसके आधार पर रासायनिक समीकरण को किस रूप में लिखा जाएगा, संतुलित समीकरण के रूप में लिखा जाता है। तो अगला आपके याद रखना कि रासायनिक समीकरण किस रूप में लिखी जाएगी, संतुलित रूप में। संतुलित रूप में क्यों लिखते हैं, इसका कारण क्या है, क्योंकि रासायनिक जो अभिक्रिया है वो किसका पालन करती हैं, आपके द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती हैं। और द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है वो मैं आपको परिभाषा नोट करवा देता हूं। द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों व उत्पादों, यानी इसको आप क्रिया कारक और क्रियाफल भी कह सकते हैं, भाग लेने वाले अभिकारकों व उत्पादों का कुल द्रव्यमान
नियत रहता है। यानी अभिक्रिया में आप नया द्रव्यमान सृजित नहीं कर सकते। जितना जो आपका क्रिया कारकों का या अभिकारकों का द्रव्यमान था उतना का उतना किसका रहता है, आपका उत्पाद का रहता है। उदाहरण मैंने अभी आपको दिया था, दोबारा नोट कर लीजिए। CaO क्रिया करता है तो CaO प्लस का CO2, तो इसका कितना था 40 प्लस 12 CaCO3 सॉरी 12 प्लस 3 इंटू 16, इधर कितना आ जाएगा 40 प्लस 16 प्लस 12 प्लस का 2 इंटू 16, ये भी आपका कितना है 100 और ये भी कितना आपका 100। तो इस आधार पर अपन रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अब रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है तो उसके लिए अपन नेक्स्ट पेज में आने वाले हैं।